अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी को ईटा के लिहाज से कैसे करना है आपने। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो मेमोराइज़ करने वाले हैं ना। उसके बाद हम इस टेबल पे आ जाते हैं। अब इस टेबल में जो रिकग्निशन सीक्वेंस दिया गया है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करोगे भी तो आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ब्लंट एंड्स की एग्जांपल आनी चाहिए। इवन दो अकेडमीज़ में देते होते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, लेकिन ये चीज़ जो है आपकी नहीं आती है ईटा में, ठीक है। ब्लंट एंड्स आपको याद होने चाहिए। सिर्फ आप ये याद रख लो कि जो मोस्टली आपके पास एंजाइम्स हैं उनका जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो 6 न्यूक्लियोटाइड के पेयर से बना होता है, ठीक है। जबकि जो नॉट वन है उसका 8 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 8 न्यूक्लियोटाइड के पेयर से बना होता है। 5 डैश ओवरहैंग, 3 डैश ओवरहैंग्स, ब्लंट एंड्स, इनकी सिर्फ आप एग्जांपल्स याद करो और अच्छे से याद करो, ठीक है। इनके सीक्वेंस को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही उस पर आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है। 5 डैश ओवरहैंग की एग्जांपल आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाई फाइव। जब आप किसी को ताली देने का कहते हो तो आप कहते हो ना हाई फाइव उसे। तो हाई जो H1 है ना वो हाई को रिप्रेजेंट करेगा, और 5 जो है वो 5 डैश ओवरहैंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास हिंट हो जाएगी कि 5 डैश ओवरहैंग की एग्जांपल जो है बैम H1 है। अब आ जाते हैं आपके 3 डैश ओवरहैंग्स। उनको आप कैसे याद कर सकते हो कि आप ये यूज़ कर सकते हो कि 3 किड्स किडनैप्ड, ठीक है। इसमें 3 आपका रिप्रेजेंट करेगा 3 डैश ओवरहैंग को, और किडनैप्ड जो है वो KPN को, ठीक है। यानी कि इसके कुछ वर्ड्स अगर हम ले लें KN और P, किडनैप्ड के, ठीक है। तो 3 किडनैप्ड KPN, इसका मतलब 3 डैश ओवरहैंग आपके रिप्रेजेंट करते हैं KPN1 को। अब आ जाती है आपके ब्लंट एंड की एग्जांपल, जिसमें आपके पास SMA1 और HE3 आ जाता है। इसको आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, स्मॉल हेल, मतलब इसमें वन को आप एज एन एल प्रोनाउंस करके स्मॉल हेल कर सकते हो, ठीक है। आई नो इट डजेंट मेक एनी सेंस बट इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद आ जाते हैं आपके मॉलिक्यूलर कैरियर्स या वेक्टर्स, ठीक है। इसमें बाकी सब तो आपने याद करना है, और ये टेबल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप इनको साइज़ के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखो ना तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सीक्वेंस ठीक है, लेकिन ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का साइज़ जो है ना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से बड़ा है, तो इनको एक्सचेंज करना है। और यहाँ पे आपके 9 to 2.5 लिखा होगा, लेकिन 9 to 25 होता है, क्योंकि हमेशा रेंज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज होती है ना, या अब लार्ज से स्मॉल तो नहीं हो सकती। इसके बाद आ जाती हैं आपकी क्लोनिंग साइट्स। अब इसमें आप कैसे याद रख सकते हो कि कौन कौन से जीन्स जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन के होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है टेट्रा 4 को कहते हैं, ठीक है, और हाइंड के आगे ये 3 लगा हुआ है और बैम के आगे 1, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, और इनको मिला के हो जाते हैं 4। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि टेट्रासाइक्लिन में बैम H1 और हाइंड 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। जबकि जो एम्पीसिलिन है उसमें 2 P और 1 S। जैसे कि PSP होती है जिस पे आप लोग गेम्स खेलते हो, तो PSP जो है वो एम्पीसिलिन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे जो है अक्सर MCQs आते होते हैं। इसका आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ खास याद करने की बात नहीं है। प्रोसीजर क्या है, एक आप वेक्टर लोगे और एक डीएनए फ्रेगमेंट्स लोगे जहाँ जहाँ से आपको क्लोनिंग करनी है। उन दोनों को आइसोलेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे। उसके बाद आपकी जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनसे आप इन दोनों को कट करोगे। कट करने के बाद दोनों को एक ही मीडियम में इंक्यूबेट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज, जो कि ग्लू की तरह एक्ट करेगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। फिर इस तरह से इनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बनेंगी, और एट द एंड आपके पास आपका क्लोन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। आपसे इनका फंक्शन पूछा जा सकता है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है किसी स्टेप का, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और फंक्शंस भी आपको आने चाहिए, इतने ज़्यादा डेप्थ से बेशक ना आए, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपको जब ये समझ आ गई तो आपको उसके फंक्शंस खुद ब खुद आने लग जाएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अगले पार्ट में मैं सून काम करूँगी।